स्टूडेंट अनुराग डेल्टा क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 9 अध्याय 10 चैप्टर का नाम ब्रीथ सर्कल के बारे में आज हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए ब्रीथ के परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो एक वृत्त कहलाता है। यहाँ कह रहा है कि एक तल एक प्लेन होना चाहिए, कहता उन सभी बिंदुओं का समूह। ये आप देख रहे हैं वृत्त है ओ केंद्र वाला, इसका सेंटर पॉइंट ये है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। इस पॉइंट के ये जो घेरा बना हुआ है इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, यानी कि बहुत सारे बिंदुओं का एक समूह है जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित है। कहने का मतलब है कि जितने भी ये बिंदु का जो समूह है वो एक निश्चित दूरी पर है, एक निश्चित दूरी पर वो स्थित है, इसलिए हम उसे वृत्त कह सकते हैं। ये हमारा वृत्त कहलाएगा। वृत्त में जो स्थिर बिंदु केंद्र के रूप में आता है उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त का केंद्र स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसे ओ से सूचित करते हैं। जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस सारे बिंदुओं के समूह जो एक निश्चित दूरी पर स्थित है, उस निश्चित बिंदु के दूरी पर स्थित है, और ये पॉइंट जो है ये इस समूहों के बीच में स्थित है, उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसे हम ओ से सूचित करते हैं। वृत्त की त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, अतः स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। स्थिर दूरी ये वृत्त का सेंटर से लेकर और वृत्त का जो वृत्त के बिंदुओं का समूह में से किसी एक पॉइंट को की दूरी, कहने का मतलब है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के समूहों में से कोई एक बिंदु की दूरी को मापता हो उसे हम त्रिज्या कहेंगे, यानी कि स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या भी कहेंगे। अर्थात ऐसे भी हम कह सकते हैं कि केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड भी वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। यहाँ देख रहे हैं कि केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड भी वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। ये केंद्र से किसी भी पॉइंट, ये अगर हम ऐसे भी खींचते हैं तब भी ये आर ही कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। इसे हम ऐसे भी खींचते हैं तब भी ये आर कहलाएगा, इसे ऐसे भी खींचते हैं तब भी ये आर कहलाएगा। वृत्त में जीवा के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त में जीवा के बारे में, जीवा किसे कहते हैं? एक वृत्त में ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इसमें एक लाइन खींचे हैं ए बी, इसे ही जीवा कहेंगे। कैसे? एक वृत्त पर दो बिंदुओं ए और बी लेते हैं, जो रेखाखंड ए बी वृत्त की एक जीवा कहलाता है। ये आप जो देख रहे हैं ए बी, ये वृत्त का जीवा है, और वृत्त पर जीवा बहुत तरह से खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, जीवा को हम ऐसे भी खींच सकते हैं,
ऐसे भी खींच सकते हैं, ये ब्रीथ है, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ये भी हमारा ब्रीथ का जीवा कहलाएगा। उस जीवा को जो ब्रीथ के केंद्र से होकर जाती है, जो ब्रीथ के केंद्र से, यानी कि ये सेंटर पॉइंट से होके जाती है, ये ऐसे सेंटर पॉइंट से होकर ये जा रही है, तो ब्रीथ का व्यास कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? ब्रीथ का व्यास। जीवा केंद्र से होकर जाती है तो उसे हम व्यास कहते हैं, और व्यास सबसे लंबी जीवा होती है। कहने का अर्थ है कि व्यास जो होती है वो सबसे लंबी जीवा होती है। व्यास के बाद, यानी कि अगर सेंटर पॉइंट से होकर नहीं जाता है जीवा, सेंटर पॉइंट से होते हुए जीवा नहीं जाती है, तो इसका मतलब है कि उसकी लंबाई धीरे धीरे घटती चली जाएगी, यानी कि कम होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ अगर हम खींचते हैं तो इसकी जीवा की लंबाई इस जीवा से कम हो जाएगी, फिर नीचे भी खींचेंगे तो और कम होगा, फिर नीचे खींचेंगे और कम होगा, फिर नीचे खींचेंगे और कम हो जाएगा, यानी कि जीवा का मान धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो व्यास होगा वो सबसे लंबी जीवा का। आइए चाप के विषय में समझते हैं। दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ चित्र बनाए हुए हैं, P R Q है तथा दो बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को, कहने का मतलब है कि अगर ये पूरा वृत्त है, इस वृत्त को अगर हम एक अधिक भाग को और एक कम भाग को काट के अगर हटाते हैं तो ये जो बड़ा भाग है P Q R, ये जो भाग बन रहा है P Q R, इस पॉइंट से ये एक बड़े भाग को दिखा रहा है, बड़ा चाप दिखा रहा है, यानी कि ये बड़ा एक चाप है, ये नीचे वाला एक छोटा चाप है। तो यहाँ वही चीज इसका परिभाषा में कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच वृत्त का वह भाग जो ज़्यादा भाग को घेर रहा है वो बड़ा भाग हो गया, जो छोटे भाग को घेर रहा है वो छोटा भाग हो गया, यानी कि जो बड़े भाग को घेर, बड़ा वाला भाग जो बन रहा है, बड़ा जो चाप बन रहा है उसे हम दीर्घ चाप मेजर आर्क कहेंगे, और जो छोटा चाप बन रहा है उसे लघु चाप माइनर आर्क कहेंगे। इसे सूचित कैसे करेंगे? तो P Q R, ये Q जो है ये दो बिंदुओं के बीच में आ रहा है, P और R के बीच में एक बिंदु Q आ रहा है, ये बता रहा है कि ये इसका कहना है कि मैं बड़ा हूँ, मतलब कि दीर्घ चाप हूँ, ये अपने आप को बड़ा बता रहा है। और ये छोटा जो चाप है वो A और B, इसके बीच में जो है पॉइंट नहीं है, ये अपने आप को खुद बता रहा है कि मैं लघु चाप हूँ। तो लघु चाप को A B ऊपर में ऐसे देंगे तो ये लघु चाप का सिंबल हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सूचित कर सकते हैं। बड़े चाप को हम P Q R और ऊपर में इस तरह का चाप का साइन देंगे तो ये हमारा हो जाएगा दीर्घ चाप, और छोटा वाला हो जाएगा लघु चाप। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। वृत्त के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर कहते हैं। वृत्त के बाहरी क्षेत्र, ये जो बाहरी क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसे हम बहिर्भाग कहते हैं। मतलब इसे अपने बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं बाहरी वाले भाग। कहने का मतलब है कि वृत्त जो है जिस तल पर अवस्थित होता है वो उसके बाहरी वाले भाग और अंदर वाले भाग को कहते हैं अभ्यंतर, बाहर वाले भाग को बोलते हैं बहिर्भाग, बाहरी वाला भाग, और ये वृत्त हमारा उसी तल पर स्थित होता है। यहाँ हम दो प्रकार का त्रिभुज बनाए हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर जीवा रहता है, ये हम देख रहे हैं कि ये क्या है, जीवा है।
जिस वृत्त में जीवा के द्वारा काटा जा रहा हो तो उसके छोटे वाले हिस्से को वृत्तखंड कहेंगे, लघु वृत्तखंड, बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। फिर से समझिए, अगर मान लीजिए कि ये पूरा रोटी है, इस रोटी को हम ऐसे काट के इधर कर रहे हैं, यहाँ जैसे ये रोटी है, इस रोटी को ऐसे काट के हम निकाल देते हैं, तो इस टुकड़े भाग को हम लघु वृत्तखंड कहेंगे और इस बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। उसी प्रकार से अगर इस वृत्त में हम देखते हैं तो इस वृत्त में हम देख रहे हैं कि केक है, मान लीजिए ये केक है, इस केक को हम इस तरह से काट के निकालते हैं, इस भाग को निकाल दिए, यानी कि इस भाग को हम ऐसे अगर निकालते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये बड़ा वाला हिस्सा दीर्घ कहलाएगा, ये छोटा वाला भाग लघु कहलाएगा। अगर वृत्त में त्रिज्या के द्वारा काट के निकाला जा रहा हो तो उसे हम त्रिज्यखंड कहेंगे। इसमें जीवा के द्वारा काट के अलग किया जा रहा था तो उसे हम वृत्तखंड कर रहे हैं। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पूरे एक वृत्त के इस दीर्घ भाग में जो इसका क्षेत्रफल है उसमें से इसके क्षेत्रफल को हटा देंगे तो ये लघु क्षेत्रफल होगा और ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। उसी प्रकार से इसमें भी जिसमें त्रिज्या दिया हो उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। अगर त्रिज्या के द्वारा इसे काट के हटाया जा रहा है तो इस टुकड़े को, इस क्षेत्र को हम लोग लघु त्रिज्यखंड कहेंगे और बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड। इसमें जीवा दिया हुआ रहेगा तो उसे हम वृत्तखंड कहेंगे और इस जिसमें त्रिज्या रहेगा उसको हम लोग